अनकबूत, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 12। लाहौर में उतरी ये सुनहरी शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी। ऊंची इमारत के शीशों वाले कमरे से झांक कर बाहर देखें तो शहर रोशनियों से जगमग करने लगा था। ऐसे में वो अपनी कुर्सी पर बैठा हाथ में अपने पसंदीदा शायरी की किताब पकड़े ज़ेरे मुताला था। गुमान है तेरे लौट आने का, देख कितना बदगुमान हूँ मैं। इसकी पुरजोश आवाज़ ऑफिस के दरो दीवार में गूंज रही थी। इसे वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो जैसे खुद को ही सुना रहा था। मुझे इसकी आवाज़ का मरहम चाहिए, इसे कहो ना मेरा नाम पुकारे। अचानक लिफ्ट की आवाज़ से खुल गई। रईस ने किताब से नजरें उठाकर नाक की सीट में देखा। इसे कई महीनों में बमुश्किल 5-10 मिनट मिलते थे जब वो जॉन की किताब उठाकर इसे पढ़ पाता था, और इन 10 मिनटों में भी इसे फुर्सतें ही मिलती थी। मोहतरम रईस साहब, मोहतरमा सोनिया सुल्तान ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। मुराद आलम अंदर दाखिल हुआ और इसके पीछे ही 2 मुलाजिम एक 6 फुट ऊंचा कार्टन उठाए हुए थे। रईस ने किताब बंद करके मेज़ पर रख दी। इसकी पेशानी पर लकीरें उभरी। सोनिया सुल्तान और तोहफा, बात कुछ समझ नहीं आई। कमरे के बीचों बीच वो कार्टन लाकर खड़ा कर दिया गया। मुराद ने मुलाजमों को वापस जाने का इशारा किया जो सर हिलाते वापस पलट गए। पैंट की जेबों में हाथ डालते रईस उठ खड़ा हुआ। कॉटन की क्रीम रंग शर्ट में वो नक्शा सा तैयार ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाने को तैयार था। 15 मिनट बाद इसे फाइनेंस टीम के साथ बाहर निकलना था। ये क्या है? वो मेज़ के गिर्द घूमता मजबूत कदमों से चलता हुआ इस कार्टन के सामने आकर खड़ा हो गया। आखिर सोनिया सुल्तान इसे क्या भेज सकती है? दिमाग तेज़ी से भाग रहा था पर कुछ समझ न आया, जबकि मुराद अपने इसके निचले खाने से कटर ढूंढ लाया था। मुझे क्यों लग रहा है कि सोनिया नागिन ने रईस औरंगजेब को डसने के लिए जहरीले सांपों की जोड़ी भेजी होगी। मुराद मुस्कुराना कहता रईस के मुकाबला खड़ा हुआ। जो खुद नागिन हो, इसे सांपों की क्या ज़रूरत? ज़रा सा रुख मुराद आलम की जानिब मोड़ते इसने दाढ़ी खुजाई। अंदाज सवालिया था कि आखिर क्या भिजवाया होगा। चलें फिर अभी देख लेते हैं। मुराद आलम ने आगे बढ़कर खाकी रंग के डब्बे से सफ़ेद रंग के लिपटे हुए रिबन की लड़ी खोलकर खींच दी। रेशम की तरह खुलता हुआ रिबन नीचे गिर गया। फिर इसने हाथ बढ़ाकर डब्बे के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक कटर चलाते हुए डब्बे को 2 हिस्सों में काट दिया। डब्बा खुलता हुआ पीछे जा गिरा और अंदर से जो निकला था इसे देखकर वो दोनों पल भर को साकित रह गए, बल्कि जम गए। लोहे के स्टैंड पर फजर मिराज का नाइटमेयर पूरी शान से लटका हुआ था। ज़मीन पर बिखरी सुर्ख आबशार लहू की मानिंद लग रही थी। बाप रे, इसकी तवक्का नहीं थी मुझे। मुराद आलम का मुंह हैरत से खुल गया, बल्कि 1000वें हिस्से में रईस की आंखों में तहय्युर उभरा। इसने सांस रोककर गाउन को देखा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सोनिया इसे ये गाउन भिजवाएगी। छत से लटकते बड़की कुमकुमों में वो गाउन पूरी याबोताब से चमक रहा था। सुर्ख कारपेट पर चलती फजर मेराज पूरी जज्सियात से इसकी आंखों के सामने घूम गई। कमरे में पूरी स्टार खामोशी छा गई। वो दोनों किसी ट्रांस की कैफियत में अपने सामने खड़े एक लड़की के नाइटमेयर को घूर रहे थे, और फिर इस पुरस्रार खामोशी को मेज़ पर रखे रईस के फ़ोन ने तोड़ा। वो बज उठा और इसके साथ ही मुराद आलम हड़बड़ा गया। इसने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। सामने खड़े नाइटमेयर ने उन्हें वाकई हिप्नोटाइज कर दिया था। रईस का सकता भी टूट गया। इसने गहरा सांस लेकर गर्दन घुमाकर पीछे बजते फ़ोन को देखा। मुराद लपकता हुआ फ़ोन की जानिब बढ़ा। स्क्रीन पर एक बार फिर से नागिन लिखा चमक रहा था। मुराद ने फ़ोन रईस की जानिब बढ़ाया, जिसे इसने यस करते हुए कान से लगाया। कहो, पसंद आया मेरा तोहफा? वही सरसराती हुई आवाज़ उभरी। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। खुद ही अपने सवाल का जवाब देते वो एक अदा से मुस्कुराई। रईस ने गहरा सांस लेकर एक नज़र ऊपर से नीचे तक इस गाउन को देखा।
और फिर फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ। बदले में क्या चाहिए? वो इसके रग रग से वाकिफ था। तभी बिना किसी लगे लिपटी के पूछा। सोनी की मधुर सी हंसी गूंज गई। अरे अरे, तुम्हें क्या मैं इतनी मतलबी लगती हूँ? इसकी मटकती आंखें रईस को वाज़े नजर आईं। बस शुक्रिया कह दो, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। वेल, गाउन पर एक आखिरी नज़र डालता वो पलट गया। सोनिया सुल्तान किसी को मुफ्त में गाली पिना दे। मुद्दे पे आओ ना। वो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ग्लास वॉल के सामने खड़े होते हुए इसने शहर पर एक तायराना नज़र डाली। मनार की हम शक्ल को मैंने रख लिया तो सोचा तुम्हें इसका पहला नाइटमेयर भिजवा दूँ। वो सारे जहाँ का खुलूस अपने लहजे में समोए बोली, लेकिन रईस के चेहरे की बेचैनी कम नहीं हुई। सोनिया सुल्तान यूँ मेहरबानियाँ नहीं करती थी, फिर आज कैसे? वो भी ऐसा गाउन जिसे यकीनन वो खुद सबसे पहले रखना चाहेगी। इसके जवाब में वो कुछ न बोला, होंठ भींचे, धुएं सुकेड़े बाहर देखता रहा। तुम्हारी खामोशी बता रही है, तुम मुतमईन नहीं हुए? इसकी खामोशी को महसूस करते वो खुद ही बोली। रईस को मुतमईन करना आसान नहीं है सोनिया, मतलब की बात करो। वो उलझा हुआ था। दूसरी जानिब खामोशी छा गई और फिर सोनिया के बोझल सांस की आवाज़ सुनाई दी। बड़े अरसे बाद तुमने मेरा नाम पुकारा है। मैं इसी पर टल जाती, पर जो तोहफ़ा मैंने तुम्हें भिजवाया है वो तुम्हारे लिए बेशकीमती है। तो इसके बदले तुम मुझे वो मलका मलून का ताज मुकम्मल करके दे दो। इसके अल्फाज पर रईस ने भी साख्ता पलट कर देखा। गाउन के बाईं जानिब दीवार के साथ बड़े से मेज़ पर शीशे के जार में वो स्याह ताज रखा था। वो कुछ पल लब भींचे खड़ा रहा, फिर इसका उभरने वाला कहकहा बेसाख्ता था। एक पल के लिए मुझे वाकई लगा कि तुमने ये तोहफ़ा मुझे बेगर्ज भिजवाया है। अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। दूसरी जानिब सोनिया सुल्तान का चेहरा यकीनन सुर्ख पड़ गया होगा। मैं अधूरी चीज़ें मुकम्मल नहीं करता। खैर, तोहफे के लिए शुक्रिया। इसने टिक से फ़ोन बंद कर दिया। मुराद जो सांस रोके गाउन के आगे पीछे घूम रहा था, रईस को फ़ोन बंद करते देखकर फ़ौरन बोला, इस लड़की ने अपना गाउन बेच कैसे दिया? वो अभी तक इसी हैरत में था। रईस ने एक नज़र घड़ी पर डाली। मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, तुम देख लो इसे कहाँ फिट करना है। वो बेतासुर लहजे में कहता कुर्सी के पीछे लगे स्टैंड से अपना कोट उतारकर बाजू पर गिराता लिफ्ट की जानी बढ़ गया। अंदरूनी कैफियत अजीब सी थी, ना समझ आने वाली। मुराद ने इसे जाते हुए देखा। अब वो लिफ्ट में खड़ा था। इसकी आंखों के सामने वो सुर्ख सफ़ेद रंग का खूबसूरत नाइटमेयर था। इसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और नजरें दोबारा गाउन पर जमा दी। इसी लम्हे इसे गाउन पहने फजर सामने से आती दिखाई दी। वो सांस रोके देखे गया, पर चंद लम्हों का खेल था और फिर लिफ्ट के दोनों पर तेज़ी से एक दूसरे की जानिब बढ़ने लगे। दरमियान में एक लकीर सी रह गई और देखते ही देखते रही इसकी स्याह आंखों के सामने लिफ्ट बंद हो गई और फिर नीचे की जानिब भागने लगी। पीछे कमरे में कमर पर हाथ जमाए मुराद आलम समझने की कोशिश कर रहा था कि इसे इस गाउन का क्या करना था। हमें लगता है हम ठीक होने का दिखावा करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम खुद से भाग रहे होते हैं। इसीलिए वक्त भी हमारे ज़ख्मों को भर नहीं पाता। जब हम अपनी तकलीफ़ों को कबूल करते हैं और अपने एहसासात को दबाना छोड़ देते हैं, तब हमारे ज़ख्म खुद ब खुद भरने लगते हैं। हमें हमेशा ठीक होने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये दिखावा हम हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। मीज़ो आर्टिस्ट। फजर का कमरा इस वक्त अजीब से तूफान का शिकार था। इसके बेड पर ढेर सारा सामान पड़ा था और वो अलमारी से मज़ीद सामान निकाले ही जा रही थी। ये वो सामान था जो इसके माजी से जुड़ा था, तो कुछ अरसल से इसके दिए गए तोहफे और इसके साथ होने पर फजर ने जो पसंद के जूते कपड़े लिए थे, वो सब निकाल निकाल कर बेड पर फेंक रही थी। वो इससे जुड़ी हर याद आज मिटा देना चाहती थी। बालों को ऊंचे जोड़े में बांधे वो आड़ो रंग का लॉन का सादा सा सूट पहने हुए थी। चेहरे और गर्दन पर गर्मी के बाइस पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कमरे का चलता पंखा भी गर्मी की शिद्दत में ज़रा कमी नहीं ला पाया था।
जब सारा सामान निकल आया तो वो हाँफते हुए अलमारी से हट गई। कमर पर दोनों हाथ रखते एक नज़र बेड पर पड़े सामान को देखा। बहुत जल्द वो इस मोहल्ले से जाने वाली थी और जाने से पहले सब कुछ यहीं ख़त्म करके जाना चाहती थी। कई लम्हे वो इस सामान को देखती रही। एक कार्टन तो पहले ही भरा हुआ था। फिर इसने बेड पर पड़ा सामान उठा उठा कर ज़मीन पर रखे कार्टन में डालना शुरू कर दिया। वो बिना देखे सारा सामान फेंकते जा रही थी। जब बेड खाली हो गया तो मेज पर रखी पानी की बोतल उठाकर लबों से लगा ली। पानी भी गर्म हो चुका था। घटाघट पानी पीने के बाद इसने वो कार्टन उठाया और इसे लेकर बाहर सहन में आ गई। दीवार के करीब रखते वो वापस कमरे में आ गई। अम्मा किसी काम से बाहर गई थी और इनके आने से पहले पहले फजर को अपना काम ख़त्म करना था। दूसरा कार्टन जो इसने महीनों पहले इस दिन भरा था जब इसने अरसल को अपनी ज़िंदगी से निकालकर विलियम से निकाह किया था, वो वैसे ही पैक रखा हुआ था। कुछ याद आने पर इसने झुकते हुए कार्टन खोला और हाथ हिलाती चीज़ों को देखा। जहन में उलझन सी थी। इसका वजदान इसे कुछ पैगाम दे रहा था और तभी इसका हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराया। कमरे की धीमी रोशनी में इसने वो चीज़ पकड़ कर बाहर निकाली और पल भर को साकित रह गई। इसके हाथ में वो टेप रिकॉर्डर थी जो विलियम ने इसे दी थी। इसने इसी रात वो टेप इसी गार्डन में फेंक दी थी। मैंने सुना है कि शादी के बाद शौहर अपनी बीवी को गिफ्ट देता है। मुझे ऐसा कुछ कीमती नज़र नहीं आया जो मैं तुम्हें दे सकूं। हाँ, पर ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे दिल के करीब। शायद तुम्हारे काम आ जाए। विलियम के अल्फाज इसकी समाज से टकराए। दिल दर्द से मचल उठा। इसने विलियम का चेहरा याद करना चाहा, पर कैप में छुपा इसका आधा अधूरा सा चेहरा ही याद आ पाया। वो इस टेप को कई लम्हे देखती रही। एक पल को सोचा कि इस टेप का भी नामो निशान मिटा दे। फिर कुछ सोचते हुए इसने टेप को बेड पर फेंक दिया। मज़ीद झांक कर देखा तो विलियम जोसेफ के नाम का विजिटिंग कार्ड चमकता हुआ नजर आया। इसकी भुएं सुकड़ गई। कार्ड उठाया और उलट पलट करके देखा। वहाँ इसका नाम और इसका राब्ता नंबर लिखा था। इसने ये कार्ड दिया था शायद फजर को कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। पर फजर को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती भला? इसके अज़ाब चटकने लगे। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। वो कार्ड भी इसने बेड की जानिब उछाल दिया और फिर कार्टन उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे की बोझल फिजा ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। अगर वो दोनों चीज़ें बाकी चीज़ों के साथ ही फेंक देती, बल्कि फेंक नहीं जला देती तो? क्योंकि कमरे से निकलकर सहन में आए तो दोनों कार्टन धड़ धड़ जल रहे थे। वो सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। आसपास के लोगों आसपास के घर वालों ने बाकायदा अपनी छतों से झांक कर देखा कि कहीं मेराजुद्दीन के घर में आग तो नहीं लग गई। पर फजर को पुरसुकून खड़ा देखकर लोगों ने तासुब से सर हिलाया। ये लड़की उन्हें कभी समझ नहीं आई थी। चश्मे के पार झांकती इसकी थकान ज़दा आंखों में दर्द की कोई भी ढमक नहीं थी, क्योंकि इसने खुद को कबूल कर लिया था। इसने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को कबूल करने के बाद इसे ओढ़ लिया था। सामान धड़ाधड़ चल रहा था और इसके साथ ही फजर का माजी भी, क्योंकि आने वाला कल नई कहानी लाने वाला था। लक्स की जानिब से इसे गाउन की पूरी कीमत मौसूल हो चुकी थी। इसने ऑनलाइन काफ़ी अपार्टमेंट्स देखे थे। इसे पोश एरिया में अपनी कंपनी के आसपास ही अपार्टमेंट चाहिए था। एक दो डीलर से इसकी बात हो चुकी थी और कल सुबह वही काम निपटाने वाली थी। लक्स की जानिब से इसे कॉन्ट्रैक्ट भी मौसूल हो चुका था, पर इसने अभी तक साइन नहीं किया था क्योंकि इसे कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी तब्दीलियों की ज़रूरत महसूस हुई थी। कई लम्हे वो भड़कते शोलों में अपने आने वाले कल को देखती रही जो वाज़ेह और रोशन था। फिर गहरा सांस लेते कमरे की जानिब पलट गई। माजी वो जला गई थी, पर क्या जला देने से माजी राख हो जाता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जोसेफ पैलेस, एडिनब्रा। जोसेफ पैलेस की ये रात निहायत खौफनाक और खामोश थी। इतनी खामोश कि झींगों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। इतनी खामोशी कि पैलेस की दीवारों में सांस लेने वाले हर नफूस के तनफ़ुस की रफ्तार सुनी जा सकती थी। और इसी भयानक खामोशी में वक्फे वक्फे से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। कोई था जो दर्द से बिलबिला रहा था।
آخر کون تھا وہ جس کا درد حد سے سوا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ گھنٹے پیچھے جانا ہوگا۔ اس شام جوزف پیلس ویران لگ رہا تھا کیونکہ نینی اپنے اعتراف یعنی کنفیشن کے لیے دوسرے شہر بڑے چرچ گئی ہوئی تھیں۔ وہ 3 دن بعد لوٹنے والی تھی اور نصب پہلی بار اپنی یونیورسٹی کے کسی ٹور پر شہر سے باہر گئی تھی، وہ بھی اکیلے۔ مسٹر جوزف نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اپنی زندگی جینا چاہتی تھی اور یہ بہترین موقع۔ ولیم اپنے کمرے میں ہڑبڑاہٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ پیلس کی غیر معمولی خاموشی اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ کس قدر تیزی سے الماری سے اپنے چند کپڑے نکالتا بیگ میں ڈال رہا تھا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ پرجوش تھا کیونکہ آج وہ پاکستان واپس جا رہا تھا۔ آج وہ ایک نیا سفر شروع کرنے والا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کے دل کو ایک عجیب وسوسے نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی فلائٹ میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ پر جوزف پیلس کی ان عالیشان دیواروں کے بیچ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے فضا سے ساری آکسیجن کھینچ لی گئی ہو۔ وہ میز کے سائڈ ٹیبل کے خانے باری باری کھول رہا تھا جب بیڈ پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ ولیم باقاعدہ اچھل پڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے فون کی اسکرین دیکھی۔ جینی رابرٹ کی کال تھی۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ ہیلو۔ دھوپ نکلتے اس نے گلا تر کیا۔ ایک خوف تھا جو اس کے دل میں پنجے گاڑے بیٹھ چکا تھا۔ ہیلو ولیم، جینی کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ مسٹر جوزف کو جو اس نے خبر دی تھی وہ ضروری تھی، پر اس کے بعد سے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ بیگ کی زپ بند کرتے اس نے مصروف سے انداز میں کہا، تم جا رہے ہو؟ وہ بھی بمشکل بول پائی۔ ہاں۔ وہ ٹھہر گیا، لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں، آج اسے جانا ہی تھا۔ پل بھر کی خاموشی چھا گئی، ناقابل بیاں سی خاموشی، روح کو ادھیڑتی ہوئی خاموشی۔ ولیم کو اپنی ٹانگیں بے جان سی محسوس ہوئیں۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ عجیب پاگل عورت تھی۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی الجھ گیا۔ وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے، جس سے تم ملنے جا رہی ہو، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے واضح الفاظ میں پوچھا۔ ولیم تو جم سا گیا، الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تم اس کے لیے جا رہے ہو نا؟ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ مچلتے دل پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کون سا راز تھا جو وہ جاننا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر سے بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ولیم کے سامنے فجر سمیت اس کے ساتھ گزارے سبھی مناظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی جینی۔ کئی ثانیے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ میں اس کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ مجھے عزیز ہے اور مجھے اس کی مرضی کے مطابق اس رشتے سے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا رواں رواں سچ کہہ رہا تھا۔ محبت کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ محبت کرنے کا وقت تو اسے ملا ہی نہیں تھا۔ وہ تو براہ راست ایسے رشتے میں بندھ گیا تھا جو محبت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ جینی کی بوجھل سانس ایڈنبرا کی ہواؤں میں رچ بس گئی۔ ابھی تو وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اگر کر لیتا تو۔ محبت کی نہیں جاتی جینی، یہ دلوں پر اترتی ہے، اور شاید میرے دل پر ابھی اتری نہیں۔ ولیم، بھاگو! جینی کی خوفزدہ سی آواز سنائی دی۔ اسے احساس ہوا تھا شاید اس نے کچھ غلط کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ دل تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اوپر سے جینی کا پراسرار انداز مزید ڈرا رہا تھا۔ میں نے کہا بھاگو! جوزف پیلس سے باہر نکلو! وہ جیسے حلق کے بل چلائی۔ ہاں، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بس اس کا ولی تھا، اور پھر 90% امکان تھے کہ وہ لوٹ آتا۔ فون بند ہو گیا اور ولیم نے اتنی ہی تیزی سے بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔
विलियम, तुम नहीं जा पाओगे। वो राहदारियों में भाग रहा था और नैन्सी के कहके किसी अजनबी की तरह इसका पीछा कर रहे थे। इसकी आवाज़, इसकी सरगोशियाँ पूरे महल में भनभनाती फिर रही थीं। वो अपने सरसराते हुए सफ़ेद लिबास में विलियम के पीछे पीछे भाग रही थी। वो हंस रही थी। इसकी हंसी तमस्खराना थी। विलियम दबे कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहा था। इसे लगा जैसे महल की चार दीवारी में आंखें ही आंखें उभर आई हों और सब इसे ही देख रही हों। वो तेज़ी से भागते हुए हॉल अबूर करके खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ा था। इसने पूरा जोर लगाकर एक झटके से कदावर दरवाज़ा खोल दिया, पर अगले ही पल इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दरवाजे के बाहर ही दो गार्ड खड़े थे। ये चेहरे बिल्कुल नए थे, शायद उन्हें हॉल ही में तैनात किया गया था। इसने बाहर निकलना चाहा, पर गार्ड ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। मास्टर साहब, आप बाहर नहीं जा सकते। विलियम का चेहरा सफ़ेद पड़ा। दिल सीने में इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था कि किसी भी पल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आता। इसका जिस्म पसीने में भीगने लगा। क्या जोसेफ पैलेस के बाहर क्या जोसेफ पैलेस के जालिम बादशाह को खबर मिल गई थी कि पैलेस का कैदी फरार का रास्ता ढूंढ रहा था? क्या मतलब है मैं बाहर नहीं जा सकता? लहजे पर हदे दर्जा काबू पाया गया, फिर भी इसे अपनी ही आवाज़ दूर खाई से आती महसूस हुई। गार्ड से कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही किसी रॉबोट की मानिंद खड़े रहे। इसने दरवाजे से ज़रा सी गर्दन बाहर निकाल कर देखा तो इसे अहाते में भी गार्ड्स घूमते नजर आए। विलियम का दिमाग घूम गया। हलक में कांटे उगाए। कुछ सोचते हुए वो दरवाज़ा बंद करते वापस पलट आया। फ़ोन पर मैसेज की टोन उभरी। तुम आ रहे हो? मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा ईसा साहब के साथ एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा हूँ। नील का मैसेज था। विलियम ने मैसेज देखने के बाद मोबाइल पैंट की जेब में डाल लिया। वो अब तेज़ी से सीढ़ियों के पीछे बने दरवाजे की जानिब लपक रहा था जो महल के ऊपरी हिस्से में खुलता था। लेकिन इसे मायूसी हुई जब दरवाज़ा बंद पाया। वो बारी बारी सारी खिड़कियाँ देख रहा था, पर इसका दिल डूबता जा रहा था क्योंकि सभी खिड़कियाँ भी मुकफ़्फ़ल थीं। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ लांघता ऊपर की जानिब भागा। सांस फूला हुआ, आंखें सुर्ख और चेहरा सफ़ेद। इसे अपना सांस सीने में रुकता महसूस हुआ। वो बारी बारी हर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर हर दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल मिला। कोई मुलाजिम, कोई मुलाज़मा, आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इसका कमरा पैलेस के सामने वाले हिस्से में था। इसका इसका कमरा पैलेस के सामने वाले हिस्से में था। बाहर गार्ड्स थे। वो खिड़की को फलांग कर भी जाता तो कैसे? पूरा आधा घंटा वो ऊपर नीचे भागता रहा, पर इसे कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की खुली हुई ना मिली। इसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। आखिरी राहदारी में वो घुटनों पर हाथ रखे झुक गया। दिल किया जोर से चीखे चिल्लाए। वो अपने ही महल में कैद कैसे हो सकता था? हवास वक्त इतना था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर यह वक्त चीखने चिल्लाने का नहीं था। इसे यहाँ से निकलना था। अब ईसा मामू की इसे फ़ोन कर रहे थे। विलियम, कहाँ रह गए हो तुम? इनकी परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। मैं आ रहा हूँ। विलियम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया और फिर इस आखिरी कमरे की जानिब बढ़ा जो मिस्टर जोसेफ का प्राइवेट कमरा था। इसे वहाँ गए कई साल गुजर गए थे। करीब पहुंचकर जैसे ही इसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, वो खुलता चला गया। विलियम का दिल उछलकर हलक में आया। बाहर अब गहरा अंधेरा था, गहरी खामोशी और अजीब सी बू, वो बू जो फिजा में रच बस सी गई थी। वो तेज़ी से कमरे में दाखिल होता खिड़की की जानिब बढ़ा। खिड़की भी खुली हुई थी। इसने खिड़की खोलकर नीचे झांका। महल के गिर्द चक्कर लगाते गार्ड्स अब उकबी हिस्से से सामने वाले हिस्से में जा चुके थे। खिड़की के साथ साथ पानी का पथरीला मोटा पाइप बना था जो ऊपर से नीचे तक जा रहा था। बस यही एक रास्ता था यहाँ से निकलने का। सामने जंगल था। इसे हाथे से जंगल तक पहुँचना था। इसने बैग को कंधे पर अच्छे से जमाया और खिड़की से बाहर निकलकर पाइपलाइन के ज़रिए नीचे उतरने लगा। ये आसान नहीं था। इसके हाथ पांव फिसल रहे थे। वो
दो बार वो गिरते गिरते बचा, पर रुका नहीं। जैसे ही इसने नीचे देखा, इसकी चीख उभरते उभरते रह गई, क्योंकि इसके नीचे गार्ड्स खड़े थे। अब वो आस्ते आधे रास्ते तक पहुंच गया था। यहाँ पाँव जमाए रखना बहुत मुश्किल था। इसने अपनी हिम्मत लगाकर खुद को फिसलने से बचाते रखा। पथरीली दीवार पर नाखून गाड़ना चाहा, पर नाखून उखड़ गया। जबान दांतों तले दबाकर अपनी चीख रोकी। गार्ड्स कई लम्हे खड़े रहे, फिर दोनों मुखालिफ सिमत में बढ़ गए। विलियम ने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। वो फिसलता हुआ नीचे आने लगा, और फिर ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते इसके हाथ छूट गए। वो नीचे गिरा। घुटनों और कोहनियों पर चोट लगी, और फिर उठकर भागा। वो रुक नहीं सकता था। रुकना यानी मौत। वो अंधाधुंध भाग रहा था, पर अभी वो चंद मीटर ही भाग पाया था जब पहरेदारों ने इसे देख लिया। जॉर्ज के कमरे की खिड़की खुली। वो भी विलियम को देख चुका था। कुछ देर बाद वो पहरेदारों के साथ इसका पीछा कर रहा था। मिस्टर जोसेफ तक की जब ये खबर पहुंची कि विलियम भाग निकला है, तब वो खामोशी से अपने प्राइवेट कमरे में तशरीफ़ ले आए। शायद पहले से जानते थे कि ऐसा होगा, तभी उन्होंने इस कमरे का दरवाज़ा खुला रखवाया था। विलियम अपने कब्र से उभरने वाली जॉर्ज की आवाज़ों से इस कदर खौफज़दा हो चुका था कि वो बार बार गिर रहा था, फिर उठता और भागने लगता। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाया, क्योंकि मिस्टर जोसेफ इसका शिकार कर चुके थे। वो औंधे मुँह गिरा पड़ा था। इसका फ़ोन कुछ फासले पर गिर चुका था। फ़ोन की स्क्रीन जल बुझ रही थी। ईसा मामू का नाम लिखा चमक रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाना चाहा, पर न जाने कौन सा जहर था इस तीर में कि वो आंखें खुली रख ही नहीं पाया, और चंद ही लम्हों बाद वो बेहोशी की नज़र हो चुका था। मैंने कहा था ना, वो लड़की तुम्हारी मौत है। आसपास उभरती सरगोशियों से विलियम की आंखें खुलने लगी। वो ख़ुनूदगी के ज़ेरे असर था। जैसे ही होश की वादियों में लौटा, इसे अपने जिस्म में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई, ख़ास तौर पर कंधे से। यूँ लग रहा था जैसे कोई जहरीला सांप बार बार डस रहा हो। इसने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली तो साकित रह गया। वो कुर्सी पर बैठा जंजीरों से बंधा हुआ था। आंखें फाड़ फाड़ कर खोलना चाही, पर मुलगजे में ज़्यादा कुछ नहीं देख पाया। क्या ये कोई ख्वाब था? अगर था तो भयानक ख्वाब था। पर क्या ख्वाब में इतनी जिस्मानी तकलीफ़ होती है? कंधे पर पड़ा सर उठाकर दाईं जानिब देखने की कोशिश की। कराह के साथ साथ नैन्सी को अपने करीब सिसकते देखा। मैंने कहा था ना, वो लड़की तुम्हारी मौत है। वो इसे बार बार एहसास दिला रही थी। विलियम का पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। जाने वो कब से यहाँ बंधा हुआ था, जाने कब से बेहोश था। इसने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, पर भारी भरकम मजबूत बेड़ियां इसे बुरी तरह से जकड़े हुए थीं। हौलनाक खामोशी में इसे बेड़ियों के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। जिस्म को हरकत देना चाहिए तो सिवाय दर्द और बिलाने के वो कुछ महसूस नहीं कर पाया। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक तेज़ रोशनी इसके चेहरे से टकराई, और इसने आंखें मीच कर खुद की दुखती आंखों को बचाया। इसके ऐन सामने एक और कुर्सी रखी थी, लेकिन अंधेरा होने और ख़ुनूदगी के बायस वो देख नहीं पाया। कहिए विलियम जोसेफ, कैसी रही ये रात? मिस्टर जोसेफ की सर्च स्पॉट सी आवाज़ सुनाई दी, और विलियम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर नहीं खोल पाया, और तभी किसी ने पानी की पूरी बाल्टी इसके सर पर उंडेल दी। गरम बना गरम गरम पानी इसके ज़ख्म से टकराया तो वो बिलबिला कर रह गया। पानी उंडेलने वाला और कोई नहीं, जॉर्ज था। मिस्टर जोसेफ की कुर्सी के पीछे वो खड़ा था। पानी गिरने की वजह से ख़ुनूदगी कम हुई, तो इसने आंखें फाड़ कर दोबारा देखा। मिस्टर जोसेफ और जॉर्ज इसे सायों की तरह नजर आने लगे। वो जहाँ भी था वहाँ अब रोशनी थी, पर विलियम कंधे पर लगने वाले इस जहरीले तेल की बदौलत साफ नहीं देख पा रहा था। डैड, इसने खुद पर काबू पाते मिस्टर जोसेफ को पुकारा। डैड, क्या ये आप हैं? मुझे जाना है डैड, मुझे एक बार जाने दें, प्लीज़। आहिस्ता आहिस्ता इसे याद आ रहा था कि वो यहाँ क्यों था, और याद आते ही इसने इल्तजा की।
پہلی بار اس نے اپنے باپ سے التجا کی تھی۔ سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے مسٹر جوزف کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈریکولا جیسا اسپاٹ چہرہ اور شاید ویسے ہی احساسات بھی تھے، کیونکہ اپنے جان سے پیارے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں ذرا سا بھی تعصب نہیں ہوا تھا۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے عقب میں جارج یوں کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو جو مالک کے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ مسٹر جوزف قدم بڑھا کر اس کے قریب آئے اور پھر جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں بولے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک شرارتی بندر اور ایک طاقتور شیر رہتے تھے۔ بندر نے شیر کو تنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے سر پر پتھر پھینکا اور درخت پر چڑھ گیا۔ شیر غصے میں آیا اور بندر کا پیچھا کیا، لیکن بندر درختوں میں چھپتا رہا۔ تقریباً روز ہی یہ ہونے لگا، بندر شیر کو تنگ کرتا اور چھپ جاتا۔ پہلے شیر نے اسے جھڑکا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی بندر کی حرکتوں سے تنگ آ کر شیر اسے بنا کچھ کہے اپنی کچھاڑ میں چلا جاتا اور بندر کو لگتا کہ وہ شیر سے جیت گیا۔ خوش فہمیوں کے سلسلے کتنے دراز ہیں۔ شیر سے جیت جانے کی خوشی میں بندر جنگل کا نیا راجا بنا پھرتا ہے۔ پھر ایک دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن شیر اس بندر کو جکڑ لیتا ہے۔ تب بندر کو اس کی اوقات پتہ چلتی ہے۔ وہ بندر کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، کیونکہ جنگل کا راجا ایک ہی ہے اور وہ شیر ہے۔ وہ کہانی سنا کر سیدھے کھڑے ہوئے۔ ولیم گہرے سانس لیتا خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ولیم صاحب؟ اگر میں نے تمہاری بندر والی حرکتوں سے تنگ آ کر تمہیں آزاد چھوڑ رکھا تھا، تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تم سے غافل ہو گیا ہوں یا میں تمہیں بخش دوں گا۔ انہوں نے اپنا کوٹ جھٹکتے ہوئے سیدھا کیا اور پھر 2 قدم چل کر اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ خون سے لت پت اس کے کندھے کو دیکھا۔ خون رک چکا تھا، البتہ زخم گہرا تھا۔ ڈیڈ، مجھے ایک بار جانے دیں، اس نے اپنی بات یوں دہرائی جیسے وہ انہیں سن ہی نہیں رہا ہو۔ مسٹر جوزف کے جبڑے بھج گئے، غصے کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کہاں جانا ہے تمہیں ولیم؟ کیوں جانا ہے؟ لہجہ حد درجہ نارمل رکھتے ہوئے انہوں نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے چند دنوں میں ولیم کی وجہ سے جو مسٹر جوزف کی بدنامی ہوئی تھی وہ صرف وہی جانتے تھے۔ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے خلاف اتنی باتیں سالوں کے کیریئر میں نہیں ابھری تھی جتنی اس وقت چل رہی تھیں۔ مسٹر البرٹ کے ہاتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری کوشش کے باوجود بھی چھپا نہیں رہ پایا تھا۔ جو صحافی وہاں موجود تھے، ان کے علاوہ جو مہمان تھے اور جنہوں نے ویڈیوز اور تصاویر لی تھی، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ مسٹر جوزف کی ذات پر، ان کی حرمت پر جو سوال اٹھے تھے، جتنا انہیں برا بنایا گیا تھا، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ ایڈنبرا کی مشہور شخصیت ہونے کے باوجود ان کا سوشل میڈیا پر کوئی زور نہیں تھا۔ اب تک جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بتاؤ ولیم، کہاں جانا ہے تمہیں؟ ایک بار پھر سے اس کی جانب جھکتے انہوں نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ ان کی سرگوشی میں کسی استحی کی فنکار تھی۔ ولیم کے کندھے پر ان کا دباؤ بڑھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے، وہ بمشکل بول پایا، اور اگلے ہی لمحے مسٹر جوزف نے اس کے زخم پر اپنا انگوٹھا پیوست کر دیا۔ کیوں جانا ہے تمہیں پاکستان؟ کیوں جانا ہے؟ وہ سرخ اناری چہرہ لیے اس کے زخم پر دباؤ ڈالتے ہیجانی انداز میں بولے۔ ولیم کی بے ساختہ چیخیں ابھریں۔ وہ زخم پر پوری قوت سے دباؤ ڈال رہے تھے اور ان کا انگوٹھا ولیم کے گوشت میں گھستا جا رہا تھا۔ کون ہے پاکستان میں؟ کیوں جانا ہے تمہیں وہاں؟ ساتھ ساتھ وہ پھنکار رہے تھے۔ ولیم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا، آنکھیں پوری کھل گئیں اور چہرہ تکلیف کے باعث سرخ پڑ گیا۔ خوبصورت چہرے سے وحشت چھلکنے لگی۔ میری بیوی ہے وہاں ڈیڈ، مجھے اس کے لیے جانا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مسٹر جوزف نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم کے اندر اڑس دیا۔ ولیم کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری۔ اس نے بے ساختہ جبڑے بھینچ کر خود کی تکلیف اور چیخوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔
میں نے تمہیں کہا تھا نا ولیم، پاکستان اور مسلمانوں سے دور رہو۔ ولیم کے زخم سے خون ابل پڑا۔ مسٹر جوزف کا پورا ہاتھ اس کے خون سے بھر گیا، پر انہیں تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی صاف صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ انہیں اپنی حرمت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کی پہچان پر کوئی انگلی اٹھائے یہ منظور نہیں۔ کرسی سے بندھا ولیم کا وجود بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے بالوں اور چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ وہ میری ماں کا ملک ہے، وہ میری بھی پہچان ہے، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ تکلیف سے بلبلاتے اس نے سوال کرنا نہیں چھوڑا۔ مسٹر جوزف مزید سلگ اٹھے۔ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم جوزف کے بیٹے ہو، تم ولیم جوزف ہو، تمہاری جوزف پیلس کے علاوہ اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ مسٹر جوزف پہلی بار چلائے تھے۔ انہوں نے ولیم کے زخم سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میری پہچان ولیم ولی ہے، میرا باپ جوزف ہے، آپ یہ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا تم ولی ہو یا نہیں، وہ کہتے ہوئے اس سے دور ہٹ گئے۔ زخم سے ان کا دباؤ ہٹتے ہی ولیم کے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی پل وہ جارج کے سامنے کھڑے تھے۔ میں اوپر جا رہا ہوں، مجھے اس کی چیخیں اپنے کمرے تک سنائی دینی چاہیے۔ اسے تب تک ٹارچر کرو جب تک یہ ولی ہونے کو بھول نہ جائے۔ انہوں نے جارج کے کندھے پر ولیم کے خون سے لت پت اپنا ہاتھ رکھا اور پھر الٹ پلٹ کر اس کی شرٹ سے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ جارج کے روبوٹک جسم میں حرکت سی ہوئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تہہ خانے میں تھے۔ مسٹر جوزف اس کے پہلو سے نکل کر ایک جانب قدم بڑھاتے چلے گئے۔ غالباً وہ سیڑھیوں کی جانب جا رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی جارج نے کرسی کے قریب رکھے ایک بڑے سے باکس کو دیکھا۔ جھکتے ہوئے اسے کھولا۔ اندر طرح طرح کے اوزار تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یار، یہ جارج کتنا بڑا مانسٹر ہے، کتنا بکواس آدمی ہے یار۔ یہ بندہ مطلب اپنے ہی بھائی کو ٹارچر کر رہا ہے۔